जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। आज हम लोग 9 जून का करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम घटनाओं का एक अलग प्रक्रम पढ़ेंगे। कई लोगों का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन फॉर्मेट में आप चाहें तो इसको करवा दें। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में न करने का एक बेसिक कारण ये है कि जब क्वेश्चन फॉर्मेट दिया जाता है आपको, तो आप क्वेश्चन रटना शुरू कर देते हैं, और जब आप क्वेश्चन रटना शुरू कर दे जाते हैं तो उसके आसपास के जो संबंधित बिंदु होते हैं वो आप उन्हें मिस कर जाते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो बिंदु आप मिस कर जाएं। आपने सीधा रटा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपने जवाब दे दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन इसके बाद आगे पीछे आपको कुछ नहीं पता रहता। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में न देकर हम इसको विस्तृत फॉर्मेट में इसी लेकर आते हैं कि उसका कोई भी बिंदु ऐसा, जब क्योंकि होता ना, प्रश्नों का प्रारूप अब बदल गया। अब पूछता है कि 1 2 3, 1 2 सही है, 1 सही है, 1 2 3 सभी सही हैं, तो उनमें आपको सभी बिंदु आने ज़रूरी हैं। यही कारण है कि हम केवल फैक्चुअल लेके नहीं कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं, जो कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए हम कोई भी तथ्य छोड़ने के प्रयास में नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा इस प्रयास में न रहें कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको उपलब्ध हो। हाँ, हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन फॉर्मेट में शुरू हो जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको मिला करेंगे, उसके नीचे एक एलेबरेशन मिल जाया करेगा, फिर उसके बाद कुछ मिल पाना संभव नहीं होगा। हम बेहतर है कि एक बिंदु लेकर चलते हैं, उस बिंदु का पूरा एलेबरेशन कर देते हैं, उससे आपको आसानी होती है, उससे संबंधित जितने तथ्य होते हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर प्रश्नों का जो रूप है वो तो बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ जो फैक्ट दिए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कथन कारण के रूप में जब आएगा तो आपको पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए। चलिए, आज का सेशन शुरू किया जाता है। क्या क्या कैसे घटनाएं हुई जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज 9 जून है और देखते हैं आज बिल्कुल हैंडसम टाइप का सवेरे सवेरे हमारे लिए मतलब का क्या है। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है कि अभी चर्चा में रहे किस राज्य ने गरीबी रेखा, कल का सवाल था ना, बहुत सारे लोगों ने नीचे जवाब दिया है करंट विभाग में पहले ही। अभी चर्चा में रहे किस राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है। तो हमने ऑप्शन दिया था महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका जवाब होगा केरल, है ना। केरल सरकार ने कहा कि जो BPL हैं उनको हम उपलब्ध कराएंगे या सुविधा। और स्वाभाविक है, आपको अच्छे से पता है कि केरल सबसे लिटरेट है और वहाँ पर जो BPL हैं वो बहुत 2% ही हैं शायद वहाँ पर, तो उनके लिए व्यवस्था शुरू की गई है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, केरल में आपने एक विनायक की घटना सुनी होगी, एक हाथनी को जिस तरह अनानास में बम रखकर या विस्फोटक रख के जो भी हत्या की गई, जो भी किया गया, उससे हम तो बहुत क्षुब्ध हैं और हम सबको दुख होना चाहिए ऐसी घटनाओं से कि वो बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते और हम उनके साथ ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो कि बिल्कुल अनुचित है, नहीं करना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ़ है। सोचिए, ऐसे राज्य में हो रहा जो लिटरेसी में नंबर 1 पे है। तो अगर आप लिटरेट हैं और आप सामाजिक नहीं हैं या आप सभ्य नहीं हैं, सभ्य इन द सेंस कि आपके संस्कार नहीं हैं, तो फिर आपकी लिटरेसी किसी मतलब की नहीं है। आप केवल किताबी लेकर बैठ जाइए और आप कुछ नहीं, आप केवल जानवर में आप में अंतर ये, उसके पूँछ है और आपके पूँछ नहीं है। इसलिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई, कल आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं बैठेंगे तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, केरल पे हुई घटना के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, तो आपको ऐसे व्यू आपको देने होंगे। इसलिए हमने इस घटना का जिक्र करना उचित समझा। चलिए, हम उस सब के साथ हमें शोक होना चाहिए, दुख होना चाहिए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती। चलिए, इनको देखिए भाई, ये नया लेटेस्ट आपके लिए लाए हैं कुछ। क्या है, चर्चा में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो चर्चा में जो स्विट्जरलैंड का नया राजदूत वो मोनिका मोहता को नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड भारत के अगले राजदूत के नियुक्त। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1985 बैच की IFS ऑफिसर है। जो सिविल सर्विसेज सेवा वो 3 रूपों में होती है, IAS, IPS और IFS। तो IFS कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं स्वीडन में। तो ये बनाई गई हैं नई राजदूत। आपसे 4 मिलान कराने को देगा, स्विट्जरलैंड में ये, सिंगापुर में ये, फिनलैंड में ये, और आपको उनको मैच करना होगा। तो आपको ध्यान रखना हो, मोनिका मोहता बनी है कहाँ, स्विट्जरलैंड में। अगला है
ये भी भाई कहीं, मैंने आपको इस पे चर्चा करी थी पिछले सेशन में कि क्या कारण है कि इस समय सारे के सारे राजदूत चेंज किए जा रहे हैं या मोस्टली परिवर्तन बहुत तेज़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि अब दुनिया का जैसे ही कोविड-19 ख़त्म होगा, दुनिया का रूप ही बिल्कुल बदलने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना, आपके मार्केट जाने का तरीका, आपका पार्लर जाने का तरीका, आपका रेस्टोरेंट में बैठकर गप लड़ाने का तरीका, आपका अमन स्वीट हाउस पे जाके छेने खाने का तरीका या चौराहे पे समोसा खाने का तरीका, ये सब चेंज होने वाले हैं। कारण ये है कि अब पहले जैसा जीवन नहीं होगा। बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार रहिए। शादी ब्याह में जाने के लिए तैयारी कर लीजिए कि आपका रूप बिल्कुल अलग होगा, और उसी की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी। पूरी दुनिया में इस समय ये सारे चेंज करके ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है, बहुत तेज तर्रार हों और परिस्थितियों का आकलन करके निर्णय लेने की क्षमता हो। और सभी देशों, आपको अच्छे से पता है, इस समय अग्रणी भूमिका निभा रहा है, या यूँ कहें कि बड़लंबरदार है इस समय पूरी दुनिया का भारत। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अभी अगली ग्रोथ करने वाली इकॉनमी है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से सारे राजदूत चेंज करना प्रारंभ कर दिए। ये अच्छी शुरुआत है भारत के लिए, और यही एक मौका है कि हम अपने देश को दुनिया में स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। देखिए भाई, रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। ये रोमानिया में बनाए गए हैं भारत के नए राजदूत। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वे 1999 बैच के IF ऑफिसर रहे हैं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, हार्ट फ्लो, हीटिंग, इसके बाद T डेल्टा T, रिमूव मैग्नेटिक फील्ड T। इसको ध्यान से जरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छी इस कहानी। देखिए, पहले वाले T में देख लीजिए, कुछ सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं जो अनियमित रूप से भाग रही। इनको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया तो सारी कोशिकाएं एक सीधी रेखा में चलने लगी। फिर इनको ठंडा किया गया, जैसे ठंडा किया फिर अनियमित हो गई। तो हमने क्या किया, इनको फिर से हीट कर दिया तो ये सीधी रेखा में चलने लगी। ये एक प्रक्रिया है कैंसर को निवारण करने का। नई टेक्नोलॉजी आई है, बहुत जल्दी कैंसर हमारे लिए एक सामान्य रोग के रूप में हो जाएगा और बहुत आसानी से सही करने में सक्षम होंगे। एक प्रयास किया जा रहा है, देखते क्या है। क्वेश्चन पूछा है, चर्चा में मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री क्या है? फिर से नोट कर रहा हूँ, चर्चा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटो कैलोरिक का संबंध किससे है? तो ये है कैंसर रोधी उत्पाद में। मैंने आपको कहानी ऊपर सुनाई। किसी भी फिगर पर रोकने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उसको पढ़ लें, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, दैट इज इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर द पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, दैट इज ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की। देखिए, आ गया ना आपका प्रश्न, जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्रियों एक ऐसी वस्तु जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा हो सकती है, और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। दुर्लभ पृथ्वी के मिश्र धातु को ARCI की टीम द्वारा अध्ययन के लिए चुना गया है, क्योंकि कुछ दुर्लभ धातुएं मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होती, उन्हीं में एक धातु के रूप में क्या है, मैग्नेटो कैलोरिक बनाया गया है ना। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में एक नई जानकारी आपको मिलती है। देखें, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु दर संबंधी जानकारियाँ एकत्र कराने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है जया जेटली का, अरुण जेटली की बिटिया है। केंद्र सरकार ने जया जेटली के नेतृत्व में गठित की टास्क फोर्स। देख लीजिए क्या है। भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दे के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही यह गर्भावस्था और जन्म के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा और माँ और बच्चे की चिकित्सकीय सेहत एवं पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आयु के इन सभी के साथ सहसंबंध की भी समीक्षा करेगा। मतलब समझे, मतलब ये है केवल यही नहीं कि केवल बच्चों का आकलन, बल्कि शादी के बाद क्या परिवर्तन होते हैं उसको लेकर भी रिपोर्ट देंगे। इस टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व तो जया जेटली जी करेंगी। चलिए, ये दुखद समाचार आपके लिए। जानते हैं चिरंजीवी हैं, जो बहुत अच्छी बहुत फिल्म बनाई इन्होंने। चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ। वो कौन थे? तो वो कन्नड़ अभिनेता थे। कहाँ के? कर्नाटक।
कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से, ये नहीं पूछना किस फिल्म से शुरू की थी, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे वो एक अभिनेता थे, है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा के लिए आएगा। वर्ल्ड ओशियन डे 2020, वर्ल्ड ओशियन डे 2020 चर्चा में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया, तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया 8 जून को। हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये था विश्व महासागरीय दिवस। अब आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है और कितने प्रतिशत स्थल, उसी से पता चल जाएगा कि हम ओशन डे क्यों मनाते हैं। क्योंकि ज़्यादा आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जितने जैव महाद्वीपीय भागों में आप जीवित देखते हैं, उसका कई करोड़ गुना जीव कहाँ पाए जाते हैं, सागरीय स्तर पर, और वहाँ पर जीवों की संख्या बाहरी जीवों की संख्या से क्या बहुत अधिक है, इसलिए माना जाता है विश्व महासागरीय। चलिए आगे चलें। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको मनाता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको नोट करके लिखना है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन मनाता है इसको, तो आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में लिख के जवाब देना होगा। चलिए इनको देखिए, इनसे भी आपको एक प्रश्न मिलेगा। देखें क्या है, चर्चा में UNADAP ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो एम नेत्रा को बनाया है। नोट करेंगे इसको, एम नेत्रा जो कहाँ की हैं, तमिलनाडु की, इनको बनाया UNDAP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, इसे गुडविल एम्बेसडर कहा जाता है। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यूनाइटेड नेशन, UNDP नहीं UNADAP है, तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। UNADAP ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में बोलने का अवसर दिया जाएगा और वह जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगी। तो ये अच्छा चांस है किसके लिए, नेत्रा के लिए। उम्र कम है, अपनी बात रखने में सक्षम है, तो इनको अवसर मिलना चाहिए। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं कहाँ की, तमिलनाडु की। चलिए आपसे कहा था ना मैंने, अब आपका रूप बिल्कुल ही चेंज होकर मिला करेगा करंट अफेयर्स का। देखिए बहुत अच्छी बिंदु क्या लेकर आए। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप में जारी किए जाने वाले, यानी 2 वर्षों में जारी होता है, कहाँ से, येल विश्वविद्यालय कहाँ है, USA में। द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज EPI में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना। चलिए देखते हैं क्या है प्रमुख बिंदु। पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। EPI को यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ये आंकड़े रहे, ये क्या है, कौन सा देश EPI में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन, डेनमार्क नंबर 1 पे रहा। अरे भैया डेनमार्क अच्छे पे होगा, सबसे ऊपर है, वहाँ इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा कहाँ। लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पे है, अमेरिका 42वें पे है, चीन 120वें पे, लाइबेरिया 180 पर, हमारा स्थान 168वां अभी हमने देखा। चलिए जो कुछ सवाल मैंने ऊपर पूछा था उसी का रूप यहाँ मिला। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मातृत्व की आयु MMR जैसे मदर मोर्टलिटी रेट, ध्यान से सुनिएगा, MMR दैट इज MMR मदर मोर्टलिटी रेट और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों हेतु किसकी अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया, तो मैंने अभी बताया, सुश्री जया जेटली। बाघों की मृत्यु के आंकड़े को लेकर चर्चा में रही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है ना। अब इसमें संशोधन किया गया 2006 में। डाटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता से संबंधित मुद्दों से चर्चा में रही आरोग्य सेतु का विकास किस संस्था के द्वारा किया, बहुत पेपर में आने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और आपने देखा था कि इसमें बहुत सारी डाटा चोरी हो गया किसमें, आरोग्य सेतु में, इसीलिए सरकार ने बात को इसको ज़्यादा जोर दबाव नहीं दिया। आरोग्य सेतु ऐप के निजता और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर
बैठक के कारण चर्चा में रहे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये विपक्ष दल का कौन होता है? नेता होता है। चमगादड़ों में निपाह व सार्स में दोनों ही हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सार्स 2 वायरस के प्रसार की संभावना की जांच को लेकर चर्चा में रहे उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नोट करेंगे, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला ये भोपाल में स्थित है। मैं बहुत पहले इसको लिखाया था आपको। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेशा, नोट करेंगे, मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो ये दोनों शुरू किए गए कहाँ? कर्नाटक राज्य द्वारा। कोविड-19 के संभावित स्रोत की आशंका से चीन सरकार ने हाल ही में किस जंतु को प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया? नोट करेंगे, पहला जीव है पेंगोलिन, जो प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया गया। ये होता क्या है कि बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं पेंगोलिन, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए प्रयास किया गया है। हाल ही में किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड, मैंने इसकी कहानी सुनाई थी, यही वो व्यक्ति है जॉर्ज फ्लॉयड जिसकी मृत्यु के कारण ये वही जॉर्ज फ्लॉयड हैं जिनकी मृत्यु के कारण अमेरिका में हाय तौबा मची। वहाँ पर इतना बुरी तरीके से आगजनी प्रारंभ हो गई और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे को शुरू किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका है ना। ये किस देश ने? तो दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में 8 देशों द्वारा चीन पर नज़र रखने हेतु किस अलायंस का गठन किया है? चीन चारों ओर से घिस रहा, बस वो जब तक बच जाए तब तक बच जाए। इसमें कौन शामिल है? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, IPAC, नोट करेंगे इसको, इंटर मेंस वाले ध्यान रखेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना कौन है? अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद। इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं जांच के लिए। भारत समेत अन्य एशियाई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन पर टिप्पणी से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख कौन है? तो मिशेल बैचलेट हैं, जिन्होंने टिप्पणी करी थी किस पर? आज़ादी पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, और कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं तक उचित है जहां तक लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित बने रहें। हाल ही में रिजर्व बैंक ने छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए के किस कोष की स्थापना की है? तो भुगतान संरचना विकास कोष, दैट इज़ PIDF। अगला, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार किस वर्ष हेतु महिला एशियाई कप की मेज़बानी अधिकार भारत को दे दिए? 2022। कल के करंट अफेयर्स में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आप तक पहुँचाने थे, है ना। आगे देखिए, जाने सिंगापुर के बारे में। क्या देखिए ज़रा फिगर पे देख लीजिए पहले सिंगापुर के बारे में। चलिए देखते हैं। सिंगापुर राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति सेलप्पन रामनाथन, प्रधानमंत्री ली सियन लोंग, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा है मलय, चीनी और तमिल। जनसंख्या में स्थान 114वां, GDP में 36वां और क्षेत्रफल में स्थान 190वां है। राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे सिंगापुर के बारे में। चलिए, आज आपके लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है? मारपोल का संबंध किससे है? ध्यान से सुनेंगे। मारपोल का संबंध किससे है? वायु परिवहन नियमन, जल परिवहन नियमन, स्थल परिवहन नियमन या केंद्र सरकार द्वारा नियमन? उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, तैयारी कर लेंगे। आप हमें जिस तरह से कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दे रहे हैं, नीलम द्विवेदी, प्रभात, अनुज, ऐसे ही कुलदीप, ऐसे कुछ लोगों को मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, ये लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हम सबको चाहिए कि हमें अपना काम, जिस समय आप जो कुछ कर रहे हैं वो काम बहुत ईमानदारी से आपको करना। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप अपना काम ईमानदारी से पूरा करें और समय पर पूरा करके दें। ये आपकी दिखाता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितना आप जल्दी से सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं, कितना सूचनाओं के प्रति अवेयर हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब जवाब देती हैं जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं और आपको लगता है काश एक प्रश्न और होता तो हम सेलेक्ट हो गए होते। इसलिए मैं रोज़ आपको एक डर पैदा किए रहता हूँ। ये डर ज़रूरी है, ताकि क्यों, डर के आगे यश। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए तथ्यों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगे।
आप सुझाव ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि सर ये सुझाव और अच्छे होने चाहिए, ये अगर वो सम्मिलित करने लायक होंगे तो हम ज़रूर सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।